बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अप्रैल 2025। तो आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज़। बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में बीते 15 दिनों की राहत के बाद लोगों को गर्मी सताने लगी है। इस सप्ताह प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का पूर्वानुमान है। राज्य के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। इस कारण लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा। इस दौरान भीषण लू भी चलेगी। बिहार की राजधानी पटना, बेगूसराय, गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया समेत 26 जिलों में लू का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। आर्द्रता दिवस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। अगले 5 दिनों तक मौसम से विशेष राहत के आसार नहीं है। सोमवार को राजधानी पटना का तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस व 42.4 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों सार्वजनिक जीवन में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां पहले वह मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखते थे, वहीं अब वे न सिर्फ जेडीयू नेताओं के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बल्कि मीडिया से संवाद भी कर रहे हैं। निशांत कुमार सोमवार को पटना में जेडीयू एमएलसी संजय गांधी के बेटे मधुर गांधी के शादी समारोह में पहुंचे। समारोह में उन्होंने पारंपरिक अंदाज में सिर पर पगड़ी बांध रखी थी और मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आए। यह पहला मौका था जब वो इस तरह किसी पारिवारिक सामाजिक आयोजन में इस भूमिका में दिखी। इससे पहले 15 अप्रैल को मधुर गांधी और नेहा की सगाई के मौके पर भी निशांत कुमार अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपस्थित थे। इस दौरान जब निशांत कुमार से मीडिया ने सीएम को लेकर सवाल किया था, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि पापा ही एनडीए के सीएम है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए को वोट करने की अपील भी की थी। दोस्तों बिहार की सियासत में इन दिनों फिर से हलचल तेज है। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने सियासी पारा चढ़ा देने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि जल्द ही एनडीए में एक नया राजनीतिक दल शामिल होने जा रहा है। संतोष सुमन ने कहा कि हमारे एनडीए में फिलहाल 5 दल है, लेकिन आने वाले दिनों में एक और दल शामिल होगा। उन्होंने भले ही किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि उनका इशारा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की ओर था, जो पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी ने एक बयान में ये कहकर हलचल मचा दी थी कि गठबंधन में हमारी पूंछ नहीं है और इस बार सम्मानजनक सीट चाहिए। लेकिन संतोष सुमन ने इन बयानों को पुरानी बातें बताते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक है, हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी है और एनडीए एकजुट है। संतोष सुमन ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 225 सीटें जीतेंगी। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। दोस्तों निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी समाज के लोग ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इनमें लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हैं, लेकिन भाजपा चिराग को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी उनका इस्तेमाल कर फेंक देगी। भाजपा के पास अपनी राजनीतिक पूंजी नहीं है, वह दूसरों की पूंजी पर राजनीति कर रही है। आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो जाए तो वो शून्य पर पहुंच जाएगी। पप्पू यादव ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा इस बार भी चिराग का इस्तेमाल कर रही है। पिछले चुनाव में चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर घूम रहे थे। भाजपा ने उनका परिवार ही तोड़ दिया। निर्दलीय सांसद ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए समर्पित है। बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान का निर्णय उनके लिए मान्य होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राजनीतिक दलों से अधिक मीडिया में बेचैनी है। उन्होंने पूछा कि भाजपा में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। भाजपा में 40 लोग मुख्यमंत्री की कतार में हैं। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए में अधिक नेता
बिना जनाधार के हैं, दूसरों के वोट पर राज कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर विदेश यात्रा के दौरान देश की आलोचना करने का आरोप लगा है। इस पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया निरर्थक बताते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पहले ये रिकॉर्ड देख ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं में देश के बारे में क्या क्या बोलते रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सत्ता में वापसी को बेताब आरजेडी ने अपनी यादव मुस्लिम परस्त छवि को ही बदलने में नहीं जुटी बल्कि इमेज करेक्शन की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मनोज झा आरजेडी के तेज तर्रार नेता हैं। पार्टी की सियासी पहचान को नया मुकाम देने में जुटे हैं। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता मनोज झा की जगजाहिर है और संसद में बोलते हैं तो आरजेडी की छवि में चार चांद लगा देते हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा की तरह 8 प्रोफेसरों को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। आरजेडी ये सभी 8 प्रवक्ता देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं जो पार्टी के पक्ष में मजबूती के साथ सियासी बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। इस तरह दिल्ली पटना से आरजेडी की मुखर आवाज बिहार चुनाव में पार्टी की इमेज करेक्शन के तौर पर देखी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आरजेडी ने 8 प्रोफेसरों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। इनमें डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर उत्पल बल्लभ, डॉक्टर रविशंकर और डॉक्टर बादशाह आलम है। आरजेडी ने इन सभी नए प्रवक्ताओं के बारे में जानकारी भी दी है, जिसमें 4 प्रवक्ता दिल्ली के अलग अलग विश्वविद्यालयों से हैं, जो 4 प्रवक्ता पटना के यूनिवर्सिटी से बनाए गए हैं। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान को भरने की चुनौती में सफलता नहीं मिलने के बावजूद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हार मानने को तैयार नहीं। उनका आरोप है कि जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत उनके समर्थकों को गांधी मैदान तक नहीं पहुंचने दिया गया। अब इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए कल से प्रशांत किशोर जिलों में रैली करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उन तक उनके लोगों को पहुँचने से रोक दिया, तो अब वो खुद अपने लोगों तक पहुँचेंगे। प्रशांत किशोर जनता के बीच 3 बड़े मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। पहला मुद्दा है जातिगत जनगणना। प्रशांत किशोर ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में खूब सियासत हुई। जिन लोगों ने यह कराया उनकी मंशा जनता की मदद करना नहीं बल्कि समाज को जातीय झंझट में डालकर राजनीतिक फायदा उठाने की थी। जातिगत जनगणना के बाद सरकार ने 5 महत्वपूर्ण बातें कही थी। 3 साल से ज्यादा समय तक लालू नीतीश ने राज किया, बावजूद समाज के पिछड़े और दलित पिछड़े ही रह गए, चाहे शिक्षा की बात हो या सरकारी नौकरी में आने की। जब जातिगत जनगणना हुआ तब सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले के लिए केंद्र को लिखा था। उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है? प्रशांत किशोर ने कहा कि 94 लाख परिवार को रोजगार की सहायता के लिए प्रति परिवार की किस्त के आधार पर 2-2 लाख देने की बात की थी। कितने परिवार को अभी तक पैसा मिला? 39 लाख परिवार को जिनके पास घर नहीं है उन्हें 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। कितने परिवारों को अभी तक ये राशि दी गई है? पूरी सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए लगी हुई है। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर लालगंज सीट चर्चा में है और इस बार वजह है पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला का बयान। सोमवार को जब उन्हें बेऊर जेल से हाजीपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो मीडिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया। उन्होंने सीधे सीधे कुछ कहने से परहेज किया, लेकिन एक छोटे से जवाब ने बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया। मुन्ना शुक्ला ने कहा कि अब अन्नू शुक्ला सब कुछ देखेंगी। बस इसी एक लाइन से लालगंज की राजनीति में हलचल मच गई। अन्नू शुक्ला पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की पत्नी है और स्वयं भी एक बार लालगंज से विधायक रह चुकी है। उन्होंने अपने पति की राजनीतिक विरासत को समय समय पर संभाला है, खासकर तब जब मुन्ना शुक्ला कानूनी पचड़ों या सजा के चलते सक्रिय राजनीति से दूर रहे। अन्नू शुक्ला को क्षेत्र की राजनीति की अच्छी समझ है और वे सामाजिक रूप से भी महिलाओं के बीच खास पकड़ रखती है। हाल के दिनों में उन्हें क्षेत्र में लगातार सक्रिय देखा गया, जिससे ये कयास और मजबूत हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लालगंज से उम्मीदवार हो सकती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक अन्य मार्ग स्थित आवास संकल्प में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आपका शहर आपकी बात बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कदम कार्यक्रम की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस के निधन के कारण देश में राष्ट्रीय शोक घोषित है। इसके चलते आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ 25 अप्रैल को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण
विशेषता ये है कि इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं निकायों के अधिकारी आम जन से संवाद स्थापित कर उनकी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं को जानेंगे और विकास योजनाओं को उनके अनुसार प्राथमिकता देंगे। इस पहल से न केवल नगरों के भौतिक स्थिति को सुधार होगा बल्कि नागरिकों का शासन में विश्वास और बढ़ेगा। मुख्यमंत्री के इस दूरदर्शी विचार के अनुरूप ये अभियान शहरी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा सशक्त और समावेशी शहरी बिहार के निर्माण की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। ज्ञात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी विकास को एक समावेशी, जनोन्मुखी एवं भागीदारी आधारित प्रक्रिया मानते हुए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में आपका शहर आपकी बात बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की नीतीश सरकार और चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीते दिनों खगड़िया में कहा कि बिहार की नीतीश सरकार फिट नहीं है, मुख्यमंत्री खुद स्वस्थ नहीं है, राज्य सरकार को ऑफिसर चला रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में वो गट्स नहीं है जो रामविलास पासवान में था। रामविलास पासवान हमेशा दलित, शोषित और गरीबों के हित की लड़ाई लड़े। वो अटल जी के सरकार को भी गिरा दिए थे। जिसने चिराग को अपमानित किया आज उन्हीं के साथ है। चिराग सिर्फ नाम के हनुमान है। चिराग में सिर्फ बोलने का गुण है, कुछ करने का नहीं। आगामी चुनाव में उनके पार्टी को कैसे अधिक सीट एनडीए से मिले, इसको लेकर वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मांझी ने यहां खरखुरा मोहल्ले में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान यादव पर हमला बोला और कहा कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 225 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वक्फ संशोधन कानून पर स्पष्ट किया है कि उन्हें इस कानून के उस प्रावधान पर आपत्ति है जिसमें गैर मुस्लिमों के प्रवेश की बात है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि जब हिंदू मठों में गैर हिंदू नहीं हो सकते तो फिर मुस्लिम संस्थानों में गैर मुस्लिम क्यों हो। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सरकार से भी कहेंगे कि ये एक तरफा है और इसे संशोधित किया जाना चाहिए। मांझी ने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम प्रणाली पर भी सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि न पिछली सरकारों में हिम्मत थी और न ही मौजूदा सरकार में है। आखिर किससे डरकर समान स्कूलिंग प्रणाली लागू नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में ही खोट है, इसलिए समान शिक्षा का सपना अब तक अधूरा है। पूरे देश में एक समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सोमवार को मुंगेर संग्रहालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार की कई जल कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य मुंगेर में पूरा कर लिया गया है। जिले के 37,596 जीविका दीदी अब लखपति दीदी बन चुकी है। वहीं शौचालय निर्माण के मामले में 457 गाँव ओपन डिफिकेशन फ्री ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने 2 क्षेत्रों में सुधार की जरूरत बताई जिसमें ग्रामीण सड़कों के हालात और हर घर नल जल योजना का रखरखाव। उन्होंने कहा कि पीएचडी और पंचायत विभाग को इस दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। इसके लिए जिला अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि जिले में डेयरी प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन की पहचान की जा रही है। साथ ही मुंगेर नगर निगम के जिन 13 वार्डों में प्रधानमंत्री जलापूर्ति योजना अब तक शुरू नहीं हुई है, वहां जल्द ही हर घर में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। जब पत्रकारों ने उनसे प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के बारे में पूछा तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर मधुबनी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां की सभा ऐतिहासिक होगी और लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह है। दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रस्तावित सभा की तैयारी के सिलसिले में प्रचार कर रहे जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। एनडीए के डबल इंजन सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। नीतीश कुमार कर्मयोगी है, बिना किसी स्वार्थ के दिन रात
राज्य के विकास की चिंता करते रहते हैं। उनके नेतृत्व में ही विकसित बिहार का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके लाडले मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर पूरे मिथिलांचल में भारी उत्साह है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभियान में विशेष रूप से लगे हुए हैं। दोस्तों, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ही लोग गर्मी से परेशान हैं। वहीं बिहार के कुछ जिलों में मंगलवार सुबह चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और पटना के मोकामा टाल इलाके में भीषण कोहरे ने लोगों को हैरान कर दिया है। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन इलाकों में दृश्यता करीब 50 मीटर थी। शेखपुरा के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग सुबह टहलने के लिए निकले तो पूरा शहर कोहरे की चादर से ढका नजर आया। आमतौर पर अप्रैल की गर्मी में ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। वहीं मोकामा में स्थानीय लोगों का कहना है कि मध्य रात्रि के बाद से ही कोहरा बढ़ने लगा था। इस कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा कि यह पूरी तरह कोहरा नहीं होता है, जब प्रदूषण के छोटे छोटे कण नमी के कारण एक जगह जमा हो जाती है, इसलिए लो विजिबिलिटी हो जाती है। मौसम विभाग की माने तो गंगा के दक्षिण और गंगा के उत्तर दो तरह का मौसम है। दक्षिण बिहार में पछुआ हवा चल रही है और उत्तर बिहार में पूर्वा हवा चल रही है। दोस्तों, बिहार में पहली बार 4 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के लिए लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया की जानकारी और मसाल के साथ एलईडी स्क्रीन से युक्त मसाल गौरव यात्रा राज्य के हर जिले में जा रही है। ये यात्रा 15 अप्रैल से 2 मई तक जारी रहेगी। मसाल गौरव यात्रा आज भागलपुर और मधुबनी पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने मसाल गौरव यात्रा का पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया। भागलपुर पहुंचने पर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा डीडीसी प्रदीप सिंह ने मसाल का स्वागत किया तथा मौजूद लोगों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित किया। रामधारी उच्च विद्यालय तेतरी पकरा में विद्यालय के प्राचार्य सुगंधा प्रसाद सिंह ने मसाल गौरव यात्रा का स्वागत किया, जिसमें भारी संख्या में छात्राओं, खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मधुबनी खेल मैदान में आयोजित एक स्वागत समारोह में जिला खेल अधिकारी नीतीश कुमार ने मसाल गौरव यात्रा का स्वागत किया, जिसमें संगीत शिक्षक अमन कुमार झा ने स्वागत गीत गाकर सबका मन मोह लिया। जिला कबड्डी संघ के सचिव मनीष कुमार सिंह तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका मीनाक्षी कुमारी ने पुष्प अर्पित कर मसाल का स्वागत किया। दोस्तों, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को उन्होंने मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार को अनफिट बताया, मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग की। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को अपने विधायकों, मंत्रियों का नाम नहीं पता है, कौन अधिकारी कहाँ है, बिहार में क्या मुद्दा चल रहा है, ये उनको नहीं पता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राष्ट्रगान होता है तो नीतीश कुमार को पता नहीं चलता है। किसी की श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो दूसरे आदमी के गले में माला डाल देते हैं, शोक सभा में ताली बजाते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे यह बताया जा रहा है कि नीतीश से उनके विधायक मंत्री मिलने जाते हैं तो नीतीश उनको पहचानते नहीं हैं। बिहार की 13 करोड़ जनता की वो कस्टोडियन है, उनके भरोसे बिहार को नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रशांत किशोर ने बातचीत के क्रम में कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत, शारीरिक हालत क्या है, ये पीएम मोदी को और अमित शाह को पता है। बीजेपी भारी गलती कर रही है, बस नीतीश को मुखौटा बनाकर आगामी बिहार चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है। नीतीश को चेहरा बनाकर एनडीए को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये गलत हो रहा है, बिहार के साथ बहुत बड़ा धोखा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सिपाही बनाने के लिए मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश सिर्फ कैमरे पर अपने मंत्रियों का नाम बता दें, हम मान जाएंगे कि वो स्वस्थ है। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण के साथ अब राजस्व विभाग ने बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगान भुगतान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ न केवल नोटिस जारी किया जा रहा है, बल्कि तय समय सीमा तक राशि नहीं चुकाने पर जमीन की नीलामी की भी तैयारी हो चुकी है। कराए पर सुराय के अंचल अधिकारी मणिकांत कुमार के अनुसार विभागीय सचिव के निर्देश पर अंचल और जिला स्तर पर बड़े बकायेदारों की सूची बनाई जा रही है, जिससे वसूली तेज हो सके। सूत्रों के मुताबिक कई जगहों से शिकायत मिली थी कि कुछ रैयत
बिना विभागीय अनुमति के कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग कर रहे थे। इस कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। अब ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे हैं। सरकार ने रैयतों को ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा भी दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद भुगतान में अनियमितता बनी हुई है। अब संबंधित बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है। अगर तय समय पर राशि जमा नहीं हुई तो सीधे जमीन की नीलामी की जाएगी। दोस्तों, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार में महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही अनिश्चितता पर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस मामले में कोई भ्रम या विवाद नहीं है। महागठबंधन में एकजुट है और मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला चुनाव के बाद सामूहिक रूप से किया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि नेता निश्चित रूप से SC, ST या EBC समुदाय से होगा। संसद में पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पप्पू यादव ने आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया महागठबंधन का आंतरिक मामला है। सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। गठबंधन के भीतर किसी भी तरह की अंदरूनी कलह नहीं है। हमारे नेता इस मामले पर फैसला करेंगे। महागठबंधन के रुख को दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को SC, ST या EBC समुदाय में से चुना जाएगा, जो बिहार में समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वही भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का बिहार में कोई महत्व नहीं। वही भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का बिहार में कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वह अप्रासंगिक हो जाएगी। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली होने जा रही है। राज्य सरकार के 10 विभागों में खाली पड़े पदों पर एक साथ बहाली होने जा रही है। बीते दिनों मुख्य सचिव ने नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करने के बाद इन पदों पर बहाली शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार सरकार ने 10 विभागों में खाली पड़े 49,591 पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सोमवार को मुख्य सचिवालय इस सभागार में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विभागों की ओर से दी गई जानकारी में ये बात सामने आई कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और गन्ना उद्योग विभागों में अलग अलग पदों की 49,591 रिक्तियां मौजूद है। मुख्य सचिव ने इन तमाम पदों पर तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सरकार के मुताबिक इन विभागों की 14,968 पदों को भरने की रिक्तियां संबंधित आयोग को भेज दी गई है। बाकी बचे पदों पर नियुक्ति के लिए भी प्रतिवेदन जल्द से जल्द नीतीश कुमार के साथ निश्चय 2 के अंतर्गत विभागों में ये बहाल की जा रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। वहीं विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। मेरी जानकारी के अनुसार हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच की मुलाकात अहम मानी जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मांझी अमित शाह से आज सीट बंटवारे को लेकर अहम बातचीत कर सकते हैं। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में हलचल तेज हो गई है। बीते दिनों शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मांझी और शाह के बीच होने वाली मुलाकात अहम मानी जा रही थी। साथ ही इस मुलाकात को लेकर सियासी हलचल भी तेज है। सूत्रों के अनुसार यह बैठक अमित शाह के आवास पर होगी, जहां दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि मांझी अपनी पार्टी के लिए 40 सीटों की मांग पर फिर से जोर दे सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में मांझी ने सार्वजनिक रूप से ये दावा किया था कि बिहार में हम पार्टी का जनाधार मजबूत हुआ है और इसी आधार पर वे 40 विधानसभा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के बक्सर के दल सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में भीड़ नहीं आने के बाद तूफान खड़ा हो गया है। सभा में उचित व्यवस्था और उम्मीद के अनुसार भीड़ नहीं पहुंचने के बाद नाराज पार्टी नेतृत्व के द्वारा कार्रवाई करते हुए बक्सर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब बक्सर के दल सागर के मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। 20 तारीख को हुए इस कार्यक्रम
में मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहुंचे, लेकिन उनको सुनने के लिए बक्सर की आम जनता नहीं पहुंच पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण देते रहे, लेकिन खाली कुर्सियां कई सवाल खड़े कर रही थी। ऐसे में हाई कमान के द्वारा बक्सर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर निलंबन की कार्रवाई करते हुए एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से मनोज कुमार पांडे, जो बक्सर कांग्रेस जिला के अध्यक्ष हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। पत्र के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम के द्वारा पत्रांक 37 दिनांक 20/4/2024 को जारी किए गए पत्र के अनुसार 20 अप्रैल 2025 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दल सागर खेल मैदान में बक्सर में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रथम दृश्य सभा की तैयारी की घोर कमी और आसपास में समन्वय का घोर भाव पाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से तत्काल मनोज कुमार पांडे को निलंबित किया जाता है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत करीब 2800 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन एक सप्ताह में प्रकाशित करवाकर सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाएगा। देश में एक साथ सबसे ज्यादा आयुष चिकित्सकों की बहाली बिहार में ही हुई है। एनडीए सरकार में गत वर्ष एक साथ 2901 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। इसमें 948 होम्योपैथी चिकित्सक थे। साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर्ण आयुष क्षेत्र के लिए लगभग 60 करोड़ की राशि केंद्र सरकार अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराने के लिए देने वाली है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष मेडिकल एसोसिएशन की प्रमुख मांगों को सुना, वो उसे त्वरित निष्पादित करने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने आयुष चिकित्सकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके जो वाजिब हक व सम्मान के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को अधिवेशन भवन में हनीमैन जयंती सह वैज्ञानिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भी मौजूद थे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आयुष चिकित्सक पूरी निष्ठा से सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं। दोस्तों, सरकारी महकमों में अफसरों की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार के संज्ञान में आया कि अधिकारी के स्तर पर खराब कार्य किया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ताकि अधिकारियों में खौफ बना रहे और वे गलत कार्य करने से परहेज करें। यही नहीं, किसी अधिकारी का वीडियो वायरल होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई को अब SOP मानक संचालन नियमावली भी बनेगी। इस कार्य का जिम्मा सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यदि किसी भी विभाग में सरकारी कार्यों को लेकर अफसर लापरवाही करते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके पहचान कर विभाग कार्रवाई करें, ताकि उनमें खौफ बना रहे। उन्होंने कहा है कि गलत कार्य करने वालों पर किसी प्रकार की नरमी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि यदि किसी अधिकारी का कोई वीडियो वायरल होता है तो उन पर ठोस कार्रवाई करने के लिए मानक संचालन नियमावली बनाई जाए। उन्होंने सभी विभागों से निलंबित मुकदमों का निपटारा जल्द करने के लिए कहा। मुकदमे किस कारण से निलंबित है इससे की पड़ताल करें और उनका निष्पादन जल्द से जल्द कैसे हो सकता है इस पर फोकस होकर काम करें। मीणा ने विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि केंद्रीय योजना मद में आवंटित राशि का पूरा व्यय करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, ये बात ज़रूर बताएं कि महशर आलम का वीडियो आपको कैसा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।